नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि 12 बजे मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो आपको अभी ये तो पता ही है कि ये रोजाना क्लासेस हो रही हैं, और रोजाना क्लास जो होती है वो 12 बजे होती है, जिसमें आज आपका ये 7वां दिन है। इसका मतलब है कि यानी इससे पहले आपकी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। उन 6 क्लासेस में मैंने आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने कराया है। आगे भी इसी तरीके से ये क्लास चलती रहेगी जब तक कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता है। जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा तब तक ये क्लास आपको इसी तरीके से रोजाना 12 बजे मिलती रहेगी। और अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो वो शाम को आपको 6 बजे से क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सेशन को शेयर कर दीजिए, और सेशन को शेयर करने के बाद में हम करेंगे पढ़ाई स्टार्ट। क्योंकि सेशन शेयर का टाइम जो होता है वो अभी का है। बाद में क्या होता है, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और पढ़ाई पर ध्यान देने के बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सेशन को शेयर करें या फिर कुछ और काम कर लें। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी टाइम है सबको, जितने भी साथी हैं, आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप सेशन को शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद में फिर यहाँ पर आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद में आपके पास में भी इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं उसी टाइम पर। इसी वजह से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नोट्स भी बनाते हैं, तो नोट्स बनाने के लिए भी आपका यहाँ पे टाइम लगता है। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, कोई भी उस चीज़ को क्या करेगा, इग्नोर नहीं करेगा, जिससे कि क्या होगा कि वो अपने नोट्स भी बना पाए और यहाँ पे आंसर भी दे पाए। और इसी तरीके से क्लास अगर ये चलती रही तो आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम है ये जरूर क्वालिफाई होगा। और मैं कहता हूँ एसएससी जीडी ही नहीं, जितने भी आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका जीएस पूछा जाता है, क्वेश्चंस भले ही एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन पूछने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन आंसर तो वही होना है। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें, और तैयारी करने के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रहें। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना होता है, उसके बाद में हमें प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं कि हम अब समझ चुके हैं कि कैसा एग्जाम आने वाला है, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं। और सेट लगाने का तरीका यही होता है कि पहले थ्योरी पढ़ना, थ्योरी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद में जब हम समझ चुके हैं कि थ्योरी कैसी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, उसके बाद में एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं कि हम उनको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये इसी तरीके से पता लगा था। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई करने पहुंच पाओगे। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलती है सर जी? पीडीएफ मिलती है आपको यादवेन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे। आप अगर टेलीग्राम पे जाते हैं, यहाँ पे यादवेन स्मार्ट क्लासेस आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्योंकि मैं क्लास के तुरंत बाद ही, जैसी क्लास आपकी ओवर होती है, ओवर होने के बाद में ही मैं क्या करता हूँ, आपकी पीडीएफ जो है वो उसी क्लास में यानी चैनल पर डाल देता हूँ, जिससे कि जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको वो क्वेश्चंस अगर उन्हें रिवाइज करने हैं तो वो रिवाइज भी कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, जो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से, हमारे पास में महाद्वीप दिए गए हैं 4, इन चारों में से किसमें देशों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है? देशों की संख्या यानी कंट्री, किस कॉन्टिनेंट में कंट्री सबसे ज्यादा है? बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए अफ्रीका, बी है यूरोप, और सी एशिया, और डी है दक्षिण अमेरिका। तो क्या आंसर होने वाला है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। कोई आंसर नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या होने वाला है। कि जब भी मैं इसकी बात करूंगा कि एशिया, यानी यहाँ पे आपके पास में सबसे बड़ा महाद्वीप तो आप जानते ही हैं एशिया है, लेकिन देशों की संख्या की अगर बात करें तो छोटे छोटे कई सारे देश जो हैं वो आपको इस अफ्रीका, यानी जो अफ्रीका है, इसमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर लगभग 54 देश हैं, यानी 54 कंट्री हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल सही आंसर है कि यहाँ पर आपके कितने देश हैं? 54 देश हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। और मैं बात करूंगा आगे के देशों की, यहाँ पे बात हो रही है तो यूरोप में क्या है? यूरोप में आपके 44 देश हैं। कितने हैं? यूरोप में हैं 44। एशिया की बात करें तो एशिया में है आपके 48, और दक्षिण अमेरिका की मैं बात करूं तो वहां पर आपके 12 हैं। तो कितने हैं? 12 देश हैं।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कितने देशों की संख्या है, लेकिन सबसे ज्यादा, ये भले ही ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन अगर यहां पे 6 और 7 महाद्वीप की बात की जाए, उसमें सबसे ज्यादा तब भी क्या होगा, तब भी आपका अफ्रीका ही होगा। यहां पर एशिया जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन एशिया यहां पर सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, लेकिन कंट्री वाइज देखेंगे तो अफ्रीका जो है वो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, इसके बाद में दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण पूर्व एशिया। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा कि पर्वतों का सागर, पर्वतों का सागर का मतलब है कि जहां पर क्या होंगी, पर्वत की श्रृंखलाएं ज्यादा होंगी। एएसपी का आंसर आ चुका है पहले का सी। एएसपी पहला तो निकल चुका है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन आ चुका है एएसपी भाई। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, जब मैं इनकी बात करूंगा पर्वतों के सागर की, तो इसका मतलब है जहां पे पर्वत श्रृंखलाएं क्या होंगी, पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादा हों। और पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा ये एक ऐसी जगह है इनमें से जहां पे लगभग 75%, यानी जो एरिया है 75% एरिया किसका है, पहाड़ और पर्वतों से घिरा हुआ है। 75% एरिया पहाड़ और पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ऐसा एरिया होगा जहां पे आपके ज्यादातर क्या होंगे, पहाड़ और पर्वत ही होंगे। अब यहां पे पूछा गया कौन सा एरिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश कोलंबिया है, जो कहां पे पड़ता है, ये आपका कनाडा का एरिया है। कनाडा का पश्चिमी प्रांत बोला जाता है। कनाडा के पश्चिमी प्रांत में ब्रिटिश कोलंबिया है, और ब्रिटिश कोलंबिया में यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से 10 जो होती हैं वो मेजर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और 10 में से एक पर्वत श्रृंखला जो आप जानते होंगे शायद, रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो आपने सुना भी होगा कि यहां पर आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला भी है। रॉकी पर्वत श्रृंखला वो कहां पड़ती है, ये भी आपकी ब्रिटिश कोलंबिया से होके जाती है। तो यहाँ पे कनाडा का सबसे पश्चिमी प्रांत, जहां पे 10 प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, और 10 में से एक है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि आप सभी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। इनमें से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। डिलीट कर दिया भाई एएसपी, कोई बात नहीं है। ए है आपका गोदावरी डेल्टा, बी आपका कृष्णा डेल्टा, सी है सुंदरवन, और डी है भोज आर्द्र स्थल। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे रामसर कन्वेंशन में या फिर कहेंगे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। बता दीजिए आंसर। शिवा राजपूत का आंसर आया है ए के बाद फिर सी, फिर बचेगा बी। तो यहां पे आंसर मैं बता दूं कि आंसर होगा रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे तो आप जानते हैं रामसर कन्वेंशन जो है ये किसके लिए किया गया था। तो रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि जो होती है यानी वेटलैंड्स जो होते हैं उन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए। किसके लिए, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए। जो आपकी दलदली भूमि या आर्द्र भूमि होती हैं उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर एक क्या होता है, कन्वेंशन होता है। अब ये कन्वेंशन होता कहाँ पर है, तो ये कन्वेंशन कहाँ पे होता है, ईरान में होता है। और ईरान में एक शहर है जिसका नाम क्या है, रामसर। तो रामसर एक जगह है जहां पर ईरान में है। और ये कन्वेंशन होता कब है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये होता है आपका 2 फरवरी 1971 को। कब होता है, 2 फरवरी 1971 को। इसी वजह से वेटलैंड्स डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन भारत इसमें शामिल कब होता है, तो भारत 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल होता है। और 1982 के बाद में भारत में भी जो वेटलैंड्स हैं इनको संरक्षण मिलना प्रदान होता है। जिसके बाद में एक जो आपका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन है, ऑप्शन नंबर सी। और भारत में प्रेजेंट में वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, तो वर्तमान में 85 रामसर स्थल हैं। और रामसर स्थल वो है जहां पर आपका संरक्षण की जरूरत पड़ती है। ऐसे वेटलैंड जहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षियों को वहां पर जरूरत होती है, तो इनके संरक्षण की जहां जरूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए वो रामसर कन्वेंशन में शामिल होता है। और रामसर कन्वेंशन में शामिल होने के बाद में उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं है। जय हिंद मानवीन सिंह। चित्रांशी चौहान का आंसर है ए। आवाज आवाज तो मुझे लगता है सही आ रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूं अगर आपको लग रहा है तो। आवाज तो सही आ रही है।
नहीं, आवाज तो भाई सही आ रही है चित्रांशी चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने बता दिया कि रामसर कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए होता है, 1971 में स्टार्ट होता है, 2 फरवरी को होता है, ईरान के रामसर शहर में होता है, 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाते हैं। भारत 1 फरवरी 1972 को 1982 को इसमें शामिल होता है। भारत के इसके बाद में कम रामसर स्थल की संख्या जो होगी वो आपकी 85 हो गई, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो कहां पर है, वो तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यहां पे पूछा गया है सही सुमेलित इनमें से कौन सा है, तो हमें यहां पे सही बताना है। ए कहता है सिमलीपाल असम में है, नौक्रेक मेघालय में है, दिहांग दिबांग सिक्किम में है, अगस्तमलाई कर्नाटक में है। तो आंसर क्या होगा, आवाज ना आ रही, भाई आवाज तो आ रही है, मैं फिर चेक कर लेता हूं आपके सामने ही, और फिर कहोगे कि आवाज नहीं आ रही। भाई और बता दी, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि आवाज आ रही है या नहीं। आवाज तो आ रही है, देखो। भाई मेरे को तो सुनाई दे रही है, बाकी एक बार चेक कर लो, हो सकता है कि कोई फॉर्म में गड़बड़ी होगी। आ रही है सर, देखो दीक्षा देवेश शर्मा बता रहे हैं आ रही है, एएसपी आ रही है, सभी लोग बता रहे हैं आवाज आ रही है। सर मैं इंदौर फिजिकल एकेडमी से देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग इंदौर तक पहुँच चुके हैं। ये है, अगर आपने पहली बार जुड़े हो, मैं अपने सही बात बताऊं तो मैंने आपको पहली बार देखा है। अगर पहली बार देखने का मतलब पहली बार आपका कमेंट देखा। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने जो साथी हैं उनको भी जरूर भेज दीजिएगा, जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमसे जो जुड़ा था, मुझे मुझे क्यों नहीं आ रही, सबको आ रही है भाई, जितने भी साथी हैं उनको सबको आ रही है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, सिमलीपाल की बात करते हैं। सिमलीपाल क्या है, एक नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर है, ये हमें बताना है, सबसे पहले याद रखना, सही बताना। और यहाँ पे दिया गया असम, तो सिमलीपाल जो है वो असम में ना होकर कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन बी कहता है नौक्रेक जो है वो कहां पर है, ये नौक्रेक नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूंगा तो नेशनल पार्क कहां पर है, ये मेघालय में। तो भाई सही आंसर तो मुझे यहां पे मिल ही गया, हमें सही बताना तो सही मिल गया। बाकी दिहांग दिवांग जो है वो सिक्किम में नहीं है, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये भी याद रखना कि जो दिहांग नाम है ये ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में नाम है। ठीक है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र शांगपो के नाम से तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश या इंडिया में एंटर करती है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग नदी नाम हो जाता है। ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अगस्त्यमलाई की बात करें तो अगस्त्यमलाई जो है वो कहां पर है, ये कर्नाटक में नहीं है, ये आपका केरल और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है वो वहां पर स्थित है। तो आपके जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया, वो तो आपको मिल गया कि नौक्रेक जो है वो कहां पर है, ये मेघालय में। ठीक है, वॉइस ऑफ हो रही है, अच्छा ऑफ नहीं है। ठीक है, वॉइस ऑफ तो नहीं है, एक बार चेक कर लो चित्रांशी चौहान, अगर आपकी हो सकता है वॉइस ऑफ हो, वैसे वॉइस तो आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, जो क्या कहता है, होयसैलों की बात करता है। जो होयसल थे, यहाँ पर उनकी प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्रम। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम आज के टाइम पे क्या है, ये पूछा गया है। तो होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में क्या नाम है, ये बताना है। श्रृंगेरी, बेलूर, हलेबिद और सोमनाथपुर। तो क्या आंसर हो गया, आ गई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो सुनाई दे रहा होगा। 3-4 क्वेश्चन निकल गए ऐसे ही, आ गई और नहीं आ गई में। चित्रांशी का आंसर आ गया, सेवा राजपूत का आंसर आ गया डी। तो यहाँ पे आंसर है सोमनाथपुर। और किन का आंसर आ रहा है, श्रवण रनर का, ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। तो आपको ये पता होना चाहिए 12वीं शताब्दी थी, और 12वीं शताब्दी में मैसूर के साइड में आपका होयसल वंश आता है। और होयसल वंश की बात करेंगे तो होयसल वंश की स्थापना की बात करेंगे तो होयसल वंश जो है इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा होती है, ये होती है नृप कामदुप्ती के द्वारा। किसके द्वारा, नृप काम द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो आपका द्वार समुद्र वाला एरिया है, तो द्वार समुद्र वाले एरिया में भी होयसल वंश रहता है, और जिसको कहते हैं आज के टाइम पे, भाई बेलूर भी आंसर नहीं है, लो बी आंसर भी गलत हो गया। अब बताओ, अब कौन से बच्चा, अब ऐसी करके ए और रह गया, सी रह गया, आंसर हो जाएगा आपका, पहले ही बता दे रहा हूं, आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, अब तो सही है, अब मैंने ही बता दिया। तो हलेवुड जो है ये कहां पर है, ए भी गलत है। चित्रांशी धीरे धीरे करके तुमने चारों आंसर दे दिए।
ठीक है, ए भी गलत है। तो ये कहां पर है? हेलीवुड। ये अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है हसन। तो हसन जिले में है ये। एक तो सही दे देते। चार आंसर दिए, चारों में अलग अलग दिए और चारों बार अलग अलग में चौथा आंसर सही गया है। मतलब तुक्का भी कैसे लगा रहे हो? तो हलेबीडु जो है वो इसका आंसर होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वेलूर और सोमनाथपुर की अगर बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पे काम किया। काम में क्या किया? मंदिर बनवाए। तो बेलूर की बात करूंगा मैं, तो बेलूर में इनके द्वारा, होयसैलों के द्वारा एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम क्या है? चेन्नैक्सब। ठीक है, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? चेन्नैक्सब मंदिर, जो किसके द्वारा बनाया गया? होयसैलों के द्वारा बनाया गया। अगर मैं सोमनाथ की बात करूंगा तो सोमनाथपुरा में भी आपका मंदिर बनाया गया जिसे हम केशव मंदिर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? केशव मंदिर के नाम से जानते हैं। ये भी किसके द्वारा बनाया गया? ये भी होयसैलों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बाकी हलेबीडु की बात करेंगे तो हलेबीडु में, वैसे नाम हलेविद लिखा है लेकिन हलेबीडु नाम है इसका, और यहां पर भी होयसैल के नाम से मंदिर है। तो यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे होयसैल सेवा मंदिर है। ठीक है, होयसल सेवा मंदिर। तो आपसे अगर पूछा जाए, इनने 3 मंदिर बनवाए और तीनों मंदिर के नाम मैंने आपको बता दिए कहां कहां पे ये मंदिर हैं। तो ये तीनों मंदिर आपके बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर में है। और सोमनाथपुर में केशव मंदिर है, बेलूर में यहाँ पे चेन्नैक्सब मंदिर है, हलेबीडु में आपका है होयसल सेवा मंदिर, और द्वार समुद्र आज के टाइम पे कर्नाटक का हलेबीडु एक नाम का एक जगह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का आरंभ जो हुआ है वो क्या, किसके द्वारा किया गया था? प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे संतों के नाम दिए गए हैं आपको। यहाँ पे चार संतों के नाम है। एक अलवार संतों के द्वारा, बी आपका सूफी संत के द्वारा, सी सूरदास के द्वारा, और डी है तुलसीदास के द्वारा। तो यहाँ पे बताना है भक्ति आंदोलन। सर मैं बाद में क्लास देखती हूँ। चित्रांशी चौहान ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी। बाद में देना है लेकिन फिर भी गलत ही दे के जा रहे हो, कोई बात नहीं है। सूफी संत, चित्रांशी अब फिर गलत दिया है इन्होंने, सूफी संत। चित्रांशी चौहान आज पता नहीं क्या हो गया है, आंसर जितने भी दे रहे हो लास्ट का आंसर तो सही होना ही है फिर तो। ठीक है, 2 आंसर दिए, सी दिया और सूफी सन दे दिया, दोनों ही आंसर गलत है। शिवा राजपूत का भी आंसर गलत है और श्रवण कुमार दोनों का रनर हैं, उनका भी आंसर गलत है। एएसपी भाई आपका भी आंसर गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी का आंसर गलत है आज जितने भी लोग दे रहे हैं, केवल मिस अनु ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अलवार संतों के द्वारा यहाँ पे भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ वो अलवार और इसके अलावा प्लस नयनार संतों के द्वारा स्टार्ट हुआ। एक है अलवार संत और एक है नयनार संत, तो इन दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया। तो ये दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया था ये, लेकिन दक्षिण भारत से दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर भारत से दक्षिण एशिया में फैल गया। ठीक है, और अगर इन्होंने इसमें किया क्या, भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति पर जोर दिया गया। अब भगवान की भक्ति पर जोर देने के लिए इन दोनों संतों ने काम किया, लेकिन इन दोनों संतों का फर्क क्या है? अलवार जो संत थे इन्होंने किसके लिए भक्ति बताया? इन्होंने भक्ति की किसने? विष्णु की, विष्णु के भक्त कहलाते थे। और जो नयनार संत थे, तो नयनार संत जो थे वो किसके थे? वो शिव के भक्त हुआ करते थे। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन में नयनार संतों के द्वारा शिव की पूजा की जाती थी, शिव के भक्त माने जाते थे, शिव के लिए गीत गाते थे। और अलवार जो संत है वो विष्णु के लिए गीत गाते थे, विष्णु के। मैंने खाना नहीं खाया, दावत के लिए। अच्छा, खाना नहीं खाओगे तो आंसर गलत जाएंगे, खाना खाने से आंसर सही चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? गैंडे को, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो जो है आंसर सही आने चाहिए। फिर अगर अभी जा रहे हो खा लो, खाने के बाद में आंसर सही आने चाहिए। फिर देखते हैं। शिवा राजपूत का आंसर आ गया डी। तो गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? ठीक, ये तो सबको पता होगा क्योंकि जो एक सींग वाला गैंडे का जो संरक्षण किया जाता है, एक सींग वाले गैंडे का जो संरक्षण किया जाता है वो कहाँ किया जा रहा है? वो आपका काजीरंगा में किया जा रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? ये आपका असम में। कहाँ पर? असम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यहां पर गैंडे का संरक्षण किया जाता है। बिल्कुल श्रवण कुमार, आंसर डी आंसर है। और यहां पे हाँ जी असम है। विष्णु मिस अनु ने आंसर दे दिया डी।
और यहाँ कॉर्बेट की बात करेंगे, जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट की अगर मैं बात करूं तो जिम कॉर्बेट जो है ये कहां पर है, ये आपका उत्तराखंड का पार्ट है, यानी उत्तराखंड का ही नेशनल पार्क है। दुधवा की बात करूं तो ये कहां पर है, ये यूपी में है। कान्हा की बात करूं तो ये कहां पर है, एमपी में है। और ये भी याद रखना कि यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क या दुधवा नेशनल पार्क। एक मिनट रुकना, फोन। यहाँ पे याद रखनी है कि अगर यहाँ पे गैंडे के संरक्षण की अगर बात आए, काजीरंगा अगर आपको नहीं दिया होगा तो वहां पे दुधवा नेशनल पार्क होगा, क्योंकि यूपी में दुधवा में यहाँ पर गैंडे का भी संरक्षण किया जाता है। तो ये बात आप याद रखना कि असम तो आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा दुधवा भी आंसर हो सकता है, क्योंकि दुधवा में भी आपके गैंडे का भी संरक्षण चल रहा है। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो आपको पता है काजीरंगा में सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाकी कार्बेट की बात करेंगे, इसका ये उत्तराखंड में है, और इसका जो नया नाम है, अगर मैं नए नाम की बात करूं तो इसका एक नया नाम है, और नया नाम कौन सा है, तो इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो आपके जो जिम कॉर्बेट अभी तक पढ़ते आ रहे थे, उस जिम कॉर्बेट का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। सर तो बिजी हो गए, हाँ भाई फोन आ गया था, जरूरी फोन। सिद्धार्थ जी, हाँ जी, रामगंगा, बिल्कुल सिद्धार्थ, यहाँ पे रामगंगा नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? ए कहता है एडवर्ड टेलर, बर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर और सैमुअल कोहेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम जो है ये किसके द्वारा विकसित किया जाता है, या फिर कह सकते हो कि हाइड्रोजन बम के जनक, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कौन है? बता दिए आंसर क्या होगा। डी आंसर है शिवा राजपूत। सिद्धार्थ जी, सर मैं रूबी गौतम। आईडी चेंज मतलब रूबी गौतम मतलब सिद्धार्थ के नाम से अपनी आईडी से ही आ जाते। एसपी का आंसर है डी। जो लोग डी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर। तो एडवर्ड टेलर और इसके अलावा स्टैनली लीवमैन, तो नाम याद रखना, एडवर्ड टेलर और स्टैनली लीवमैन ने क्या किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। इसी वजह से एडवर्ड टेलर जो लीड कर रहे थे, तो एडवर्ड टेलर जो हैं वो क्या हैं, वो हाइड्रोजन बम के जनक हैं। पूरा फोन ही चेंज है भाई, नया फोन फिर तो पार्टी बनती है। आईडी नया फोन, देवेश शर्मा, आंसर आ चुका है ए, बिल्कुल। मिशन हूं, सभी का आंसर आप ए है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? किस शासन के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में, तो जो भी आपके उपनिषद हुआ करते थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद करना वो किसके द्वारा किया गया था, किसके शासनकाल में याद किया गया था? ए आपका कहता है औरंगजेब, बी शाहजहां, सी है जहांगीर और डी यहाँ पे है अकबर। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें कि किसके शासनकाल में। यहाँ पे रितु कुमारी ने आंसर दे दिया, श्रवण रॉनर ने ए, शिवा राजपूत का आंसर आ गया ए। ए है आपका औरंगजेब। औरंगजेब क्यों है, सब लोग ए बता रहे हैं। तो यहां पे याद रखना मिस अनु, ए नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां के काल में। ठीक है, तो शाहजहां के काल में जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था। ये याद रखना है कि दारा शिको जो था इसका पुत्र। आज 8 में 1 सही है, आज पता नहीं, आज आपके आंसर गलत आ ही रहे हैं। लोग 4-4 आंसर भी दे रहे हैं ना, तब भी गलत आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन भी लेके आता तब भी आपके गलत आंसर आ रहे हैं, पता नहीं आज क्या हो गया।
तो यहाँ पे मैं बात करूं शाहजहां ने, शाहजहां के शासनकाल की बात करते हैं। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का क्या हुआ था, फारसी अनुवाद हुआ था, जो किस नाम से हुआ था, जो हुआ था आपका सिर्र ए अकबर के नाम से। और सिर्र ए अकबर के नाम से जो अनुवाद किया गया था वो किसने किया था, वो दारा शिकोह ने किया था। किसने किया था, दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, और दारा शिकोह की रचना है ये। और आपसे पूछा जाए कब की गई थी, तो ये 1657 में किया गया था। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए इसी वजह से शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने इनको एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि क्या थी, चाह बुलंद इकबाल की उपाधि। कौन सी थी, चाह बुलंद इकबाल की उपाधि की दी थी। और इसके अलावा इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कितने उपनिषदों का अनुवाद किया था, तो इन्होंने लगभग 50 से ज्यादा, या फिर कह सकते हैं 52 अनुवादों का, 52 उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद किया था, इनके अधीन हुआ था। ठीक है, बी आंसर होगा सर। अच्छा 8 का ए है, कोई बात नहीं है। 1657 चाह बुलंद, बिल्कुल चाह बुलंद आंसर है। तो आपका क्या है, शाहजहां ने इसको, जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह को चाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। लेकिन आप ये कहो ना, आपका फारसी अनुवाद जो है, फारसी अनुवाद तो सबसे ज्यादा यहां हुए थे, किसके शासनकाल में, लेकिन इससे पहले भी हुए थे, अकबर के शासन में भी हुए थे। अकबर के शासन में रामायण का अनुवाद किया गया था। तो जो रामायण है संस्कृत में है, उसका अनुवाद किया गया था। ये उससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, मैं सेट में करा चुका हूं। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा अकबर के आदेश पर रामायण का क्या किया गया था, रामायण का अनुवाद किया गया था। इसके अलावा राजतरंगिणी का भी अनुवाद किया गया मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी के अनुसार। ठीक है, सेम माइंड गर्म है, माइंड का काम नहीं कर रहा, चाय पी लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, बता दीजिए क्या आंसर होगा। फाइनली चौधरी साहब है कम वैगन लाइव स्ट्रीमिंग, पलक सिंह, हाँ जी पलक सिंह ने आंसर दिया, बिल्कुल। चलिए इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो याद रखना यहां पे जो आंसर होगा, अब आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है, औरंगजेब। औरंगजेब ने, कहते हैं मुगल बादशाह, ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक बार कब हुआ था, जब इसने शाहजहां से आगरा पर कब्जा किया था। क्या किया था, इसने आगरा पर कब्जा किया था। तो आगरा पर कब्जा करने के बाद इसने खुद को क्या बोला, खुद को ही आलमगीर बोल दिया, यानी आलमगीर की उपाधि भी इसने धारण की, आलमगीर की उपाधि धारण की। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा पे जो कब्जा किया ये कब किया गया, तो यानी पहला राज्याभिषेक कब हुआ, तो 31 जुलाई 1658 को। कब हुआ, 31 जुलाई 1658 को इसका पहला राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये युद्ध लड़ता है। कौन सा, एक युद्ध है देवराय का युद्ध। तो देवराय युद्ध इसने जीत लिया, और जीतने के बाद में ये दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराता है। देवराय युद्ध जीतने के बाद में ये दोबारा से अब राज्याभिषेक कराता है, लेकिन कब कराता है, 5 जून 1659 को। ठीक है, यानी 58 में, 31 जुलाई 1658 में, उसके बाद 5 जून 1659 को ये दोबारा राज्याभिषेक कराता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जिंदा पीर किसे बोला जाता है, तो जिंदा पीर किसे बोला जाता है, ये भी आपको औरंगजेब को ही बोला जाता है। इसने क्या किया था, या फिर कह सकते हैं औरंगजेब का जो शासन था, जो भी शासन रहे हैं उसमें औरंगजेब का जो शासन था ये सबसे बड़ा शासक था, सबसे बड़ा शासन था। ठीक है, या कह सकते हैं मुगल साम्राज्य इसमें बहुत बड़ा था। इसके अलावा इसने गाने, इसके अलावा इन्होंने गाने जो नृत्य हुआ करते थे इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन खुद बीड़ा बनाने में एक्सपर्ट था, बीड़ा बजाता था, ये क्वेश्चन भी आया है। और इसने जजिया कर को दोबारा से शुरू किया। ठीक है, हाँ जो लोग अब डी बता रहे हैं, डी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है बिल्कुल। मिशनु, सिद्धार्थ, पलक सिंह, शिखा कुमारी, सभी का आंसर सही है, डी आंसर होगा यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूं, मोती मस्जिद किसने दिल्ली में बनवाई, वो भी औरंगजेब ने बनवाई। बादशाही मस्जिद लाहौर में जो बनवाई वो भी औरंगजेब ने बनवाई। बीबी का मकबरा जो बनवाया वो भी औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया। अब यहाँ पे औरंगाबाद जो नाम लिया गया है, औरंगाबाद का प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, संभाजी नगर है, जो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर, जो खंडर हैं
वहां पर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे कहां पर ऐसे खंडर हैं जो विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, ए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और हम्पी। हाँ जी, औरंगजेब ने पुनः जजिया करा लागू किया था, बिल्कुल जिंदा पीर कहा जाता है, यही मैंने बताया है। मिसनू 31 जिले, ठीक है। हम्पी, हम्पी आंसर आ चुका है। डी 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 सभी का आंसर आ चुका है। डी मिसानु हम्पी, और आदित्य चौधरी का भी डी है, श्रवण डी बता रहे हैं, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। हम्पी जो है, हम्पी यहाँ पे एक तरीके के खंडर है। अभी क्या है, ये कभी विजयनगर की राजधानी क्या हुआ करती थी, कभी क्या थी, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। अब ये क्या है, ये हम्पी के खंडर कहलाते हैं। तो हम्पी के खंडर जो हैं, ये विजयनगर की राजधानी थी। और ये कहां पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर है, ये कर्नाटक में। तो हम्पी के खंडर कहां पर है, कर्नाटक में। और ये खंडर को क्या बोला गया है, ये भी याद रखना, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है हम्पी को। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, हाँ जी, कर्नाटक है, 1987 में शामिल किया गया। आदित्य चौधरी बिल्कुल, तुंगभद्रा पलक सिंह 1987 में, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित स्थान पर हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? मुझे लगता है आज आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस में एक थे आपके महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने एक ही अधिवेशन का, कहते हैं, एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो था आपका बेलगाम। और आज उनका क्या है, जयंती है, उनकी जयंती है। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, आपको आंसर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित स्थान पर हुआ था। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका बम्बई में, यानी बॉम्बे में। और ये हुआ कब था, अगर ये पूछा जाए तो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 1885 को हुआ था। इसका गठन भी कब हुआ था, तो इसका गठन भी 1885 में हुआ था। और उस टाइम पे एओ ह्यूम इसके क्या हुआ करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले एओ ह्यूम थे। लेकिन बंबई में जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था उनका, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे, वो यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, ए ओ यू में बिल्कुल, ए फॉर अत्ता माजी सटकली। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये बताओ आंसर किसका क्या होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए आपका कहता है माउंटबेटन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा, बता दीजिए। श्रवण कुमार ने बताया ए, आदित्य चौधरी बता रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, पलक सिंह बता रहे हैं ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय फर्स्ट अध्यक्ष, बिल्कुल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, शिखा कुमारी ए, ऋतु कुमारी लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल सभी का जो आंसर आ रहा है वो क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। और ये याद रखना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये भारत के आखिरी, यानी ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय भी थे। कौन थे, ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय भी थे। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा एक और गवर्नर जनरल जिनका नाम था क्या, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और प्रथम के अलावा ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मदर इंडिया, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, बता दीजिए। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, मिस अनु, आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन से का आंसर है मिस अनु, ये 14 का या 13 का?
पलक सिंह ने आंसर दिया है 14 का ए। तो जो लोग यहाँ पे कैथरीन मेयो के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मदर इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी जाती है। और ये कहाँ से थे? ये आपके यूएसए से थे। ठीक है, तो ये एक ऐसी बुक थी जो विवादात्मक थी, बहुत ज्यादा विवाद हुए थे इसके बाद इस बुक के कारण। तो यहाँ पे जो बुक आई थी मदर इंडिया पुस्तक, यहाँ पे भारत के जो आपके कहते हैं ना स्वाधीनता संग्राम जो हो रहा था उसके विरोध में भी यहाँ पे बातें कही गई थी। तो ये बहुत आज दिमाग ज्यादा गर्म है। बाय बाय। चलिए आगे बढ़ते। सारनाथ कहां पर स्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो सारनाथ बताइए कहां पर स्थित है? 6 बजे शाम को मिलते हैं। ठीक है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। उत्तर प्रदेश। आदित्य चौधरी का आंसर आ चुका है उत्तर प्रदेश। राधे राधे वर्मा जी। पलक सिंह यूपी। चलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यूपी के वाराणसी में है। और अगर पूछा जाए कहां पर है तो कौन सी नदियां यहां पे मिलती हैं, तो वाराणसी में यहां पर एक नदी है। कौन सी? गंगा नदी। ये तो सभी जानते होंगे। गंगा नदी के अलावा यहां पे एक नदी है जिसका नाम क्या है? वरुणा नदी। तो वरुणा नदी यहां पे जब मिलती है, जहां पे ये संगम होता है, उसी के पास में क्या है? सारनाथ है। तो जहां गंगा और वरुणा नदी का संगम होता है उसी जगह पर क्या है? सारनाथ है। और यूपी के वाराणसी में है। यहाँ पर बोध गया से जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसके बाद सारनाथ में बुद्ध ने यहाँ पे क्या दिया था? कहा कहते हैं उसे महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बिल्कुल मिशानु बिल्कुल सही है। गंगा नदी और वरुणा नदी यहाँ पे मिलती हैं, वहां संगम होता है, उसी के पास में आपका एक जगह है जिसका नाम क्या है? सारनाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? तो आपको बताना है। गेहूं में भी रोग लगते हैं, गेहूं की फसल का कौन सा रोग है ये बताना है। ए कहता है आपका रस्ट, बी है ब्लास्ट, सी है टिक्का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? 16 का है रस्ट। पलक सिंह आज वीडियो भी धोखा दे रही है भाई। वीडियो कोई धोखा नहीं दे रही है, तुम पढ़ाई से धोखा दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारा माइंड जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी की तरह ब्लास्ट हो चुका है। शिवम वर्मा, श्रवण रनर बता रहे हैं डी। ऋतु मातारी ए। आंसर क्या हो जाएगा? एएसपी ने भी आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? रस्ट आंसर होगा। गेहूं की फसल का एक रोग है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो रस्ट होती है यहाँ पे 3 प्रकार से लगती है। और 3 प्रकार की अगर बात करें तो एक होती है आपकी येलो रस्ट, जो येलो टाइप से येलो रस्ट होती है। येलो रस्ट के अलावा यहाँ पे कैसी होती है? एक ब्राउन कलर में रहती है और इसके अलावा एक ब्लैक कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रोग भी 3 कलर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कौन एक सुमेलित ये नहीं है। सर मेरा सही से सबसे पहले, क्योंकि हम भी किसान हैं सर, हमको कैसे नहीं पता होगा भाई? सबको पता होगा, जिसे पता, जो किसान है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं। हम लोग बस पढ़ते हैं, हम देख भी नहीं पाते, लेकिन आप लोग वहाँ पे रहते तो पता भी चलता है। ठीक है, हाँ जी मिशन हूँ बिल्कुल। येलो, ब्राउन और ब्लैक तीनों हैं, बिल्कुल सही है। शिवम वर्मा ने आंसर दे दिया डी। खार्तूम क्या है? ये खार्तूम जो है ये एक जगह है, कहां पर, या फिर जगह कह सकते हो सूडान की राजधानी है। खार्तूम क्या है? ये सूडान की राजधानी है। तो कहां है? सूडान की राजधानी है खार्तूम। और यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नील नदी। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो नील नदी है वास्तव में यहां पे नील जो नाम है इसका बाद में पड़ता है। एक नदी आती है श्वेत नील, एक नाम है इसका श्वेत नील, और श्वेत नील के आगे एक आती है आपकी ब्लू नील। ठीक है, ये दोनों जब मिल जाती हैं तब आपका इसका नाम बनता है नील नदी। तब इन दोनों के मिलने से इस नदी का नाम क्या बनता है? नील नदी बनता है। और नील नदी जो बनता है कहां पर? खार्तूम यानी सूडान की राजधानी पे यहां पे बहती है। श्वेत नील जो है वो विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और ऐसे ही ब्लू नील जो है वो इथोपिया से निकल के आती है। इसके बाद में बी है आपका न्यूयॉर्क। आपसे पहले इसमें भी लड़ाई चल रही है, कौन आपसे? आप चेक करो, सबसे बाद में देखो वो क्या करेगा। चलो ठीक है,
यहाँ पे बात आती है ऑप्शन नंबर बी की, न्यूयॉर्क जो है ये क्या है, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, हडसन नदी। बिल्कुल सही लगा है, यहाँ पे हडसन नदी है और एक नाम से हेनरी हडसन हुआ करते थे, उन्होंने खोजा था, उनके ही नाम से इस नदी का नाम रखा गया। बर्लिन जो है, यहाँ पे स्त्री लिखा है, भाई स्त्री नहीं है, ये स्प्री है, ठीक है, स्त्री नहीं है, ये स्प्री है। तो बर्लिन में एक नदी है जिसका नाम क्या है, स्प्री नदी। और दूसरा है, लास्ट है आपका, सिडनी में सेन नदी है, लेकिन सेन नदी जो है वो कहां पर है, सिडनी में ना होकर ये कहां पर है, ये फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा वो क्या है, ये सुमेलित नहीं है। ये सही था लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, स्त्री की जगह पे ये स्प्री है, स्प्री नदी है, बाकी सारे सही हैं। खार्तूम में आपकी नील नदी, न्यूयॉर्क में आपकी हडसन नदी, बर्लिन में आपकी स्प्री नदी और फ्रांस में आपकी सेन नदी है, ठीक है। खाना बनाते हुए पढ़ना पड़ रहा है जी, स्प्री बर्लिन में, बिल्कुल मुझे खाते हुए पढ़, मिस्र का वरदान कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पढ़ने के अलावा खाना खाने, खाना जाने, खाने के लिए आना, ये सारी बातें चल रही है लेकिन पढ़ाई इतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। सही से आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी बनाओ खाना, लो आंसर दे दो। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पूर्व का जो मैनचेस्टर है, इनके अकॉर्डिंग जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। और ये याद रखना कि जो मैनचेस्टर है ये यहाँ पर क्यों बोला जाता है कि इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है, मैनचेस्टर। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम क्या है, मैनचेस्टर है, जहां पर सूती वस्त्र के उद्योग यानी सूती वस्त्र की इंडस्ट्रीज लगी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसी के लिए जहां पर भी आपके सूती वस्त्र का उद्योग लगाया जाता था तो वहां पर उसे मैनचेस्टर का नाम दिया जाता था। जैसे ओसाका है, इसे ये पूर्व का मैनचेस्टर के अलावा इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते थे। इसे क्या बोलते थे, जापान का मैनचेस्टर भी कहते थे, क्योंकि यहां पे कपड़ा उद्योग विकसित किया गया था। ऐसे ही भारत की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो भारत का मैनचेस्टर अगर मैं बात करूं तो भारत का मैनचेस्टर है आपका अहमदाबाद। कौन सा है, अहमदाबाद, क्योंकि ये एक सिटी है मैनचेस्टर, कहां पर, इंग्लैंड में, जहां पे सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसको मैनचेस्टर बोला जाता है। इसी तरीके से उत्तर भारत का मैं बात करूं, नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया का कौन है, नॉर्थ इंडिया का कानपुर है। और ऐसे ही आपका साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं, दक्षिण भारत की बात करूं, तो दक्षिण भारत का कौन है, तो दक्षिण भारत का है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। और अगर मैं फिर बात करूं कि अगर यहां पे ओसाका नहीं होता तो पूर्व का मैनचेस्टर जो होता वो कौन होता, फिर कानपुर होता, बिल्कुल कानपुर होता फिर पूर्व का मैनचेस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फोकस किस पे करना है, सुमेलित सही नहीं है, नहीं पर फोकस करना है। सामने आपको यहाँ पे नेशनल पार्क दिए हैं, दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, राज्य दिए हैं, स्टेट दिए हैं। अब हमें इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। बता दीजिए कौन सा सही है। बांदीपुर जो है, यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में, बिल्कुल सही दिया गया। पलक सिंह ने आंसर दे दिया है डी। शिवा राजपूत का आंसर डी आ चुका है। शिवा मिस अनु ने भी डी आंसर दिया है। तो यहां पे देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जी ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है ये। सिमलीपाल मैंने बता दिया था अभी, उड़ीसा में है। केवल आपका एक बचा पिन घाटी, और पिन घाटी आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर की जगह पे ये क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो जो आपका पिन घाटी जो आपका है वो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी कहां पे, जहां पे लाहौल स्पीति घाटियां हैं, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, वहां पर आपका पिन घाटी नेशनल पार्क है, जो कि क्या है, जो आपका हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों की तलहटी पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा एक देश, इसको भारत से अलग किया गया, किस कानून के तहत, किस एक्ट के तहत। जातियों वरना डांट पड़ेगी, खाना खाने, पिन वैली, पिल वैली है, ठीक है, वो राष्ट्रीय, कुल्लू कांगड़ा, बिल्कुल कुल्लू कांगड़ा लाहौल और स्पीति ये घाटियां, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में।
सी अब सबका आंसर आ रहा है। पलक सिंह ने बता दिया 1935, आदित्य चौधरी सी बता रहे हैं, मिस अनु सी, सपना के 1935। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, तो जो आपका जो बर्मा देश अलग हुआ, ये किसके तहत हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो यहाँ पे 1935 एक्ट के थ्रू कब अलग हुआ? ये अलग हुआ 1937 में। 1937 में एक देश जिसका नाम है बर्मा, इसको किससे अलग किया गया? भारत से अलग किया गया। पहले ये भारत का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसको अलग किया गया कब? 1937 में अलग किया गया। और अलग करने के बाद में एक नया देश बना जिसका नाम बर्मा रखा। और जो बर्मा है, बर्मा का जो नया नाम है म्यांमार, आज के टाइम पे इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। और ये म्यांमार जो है 1989 में, म्यांमार जो नाम पड़ा, ये 1989 में इसका बर्मा का नाम क्या हुआ? म्यांमार नाम रखा गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि भारत का जो म्यांमार है, बर्मा जो था उसका नया नाम म्यांमार, और ये कब रखा गया? ठीक है, थोड़ी देर वीडियो रुक गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं। क्लास को लगा करंट अरे किसी का भी नेट नहीं चल रहा है इस हिसाब से। तो पूजा सिंह राधे राधे। तो चलिए इसकी बात करते हैं फिर से। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? यानी ऐसे कौन सी थी, ऐसा कौन सी बेगम थी जिन्होंने अपने पति के लिए क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। क्या आंसर होगा इसका? सबका रुक गया था भाई। ए है आपका शाह बेगम, बी आपका हाजी बेगम, सी मुमताज महल, और डी है नूरनिसा बेगम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपके हुमायूं की पत्नी हुआ करती थी, जिनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी। जिनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? हाजी बेगम, जो हुमायूं की पत्नी हुआ करती थी। हुमायूं की पत्नी, इन्हें बेगा बेगम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया। क्या बनाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया। और ये मकबरा कहाँ बनवाया? अगर आपसे ये पूछा जाए तो कहाँ बनवाया? ये बनवाया आपका दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था वो हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। 1565 में इसको शुरू किया गया था और 1572 में ये पूरा हो पाया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पलक सिंह दिल्ली में है। मिस अनु बी फॉर भक्ति आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, है शिवा राजपूत ने बता दिया दिल्ली, बिल्कुल सही है शिवा राजपूत। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट। अगर जिसका नेट नहीं चल रहा है वो हॉट स्पॉट ऑन कर ले भाई। हाजी बेगम, बिल्कुल हाजी बेगम है बुलबुल। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पर भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट। अब यहाँ पे हॉट स्पॉट जो है वो आपका मोबाइल में चलने वाला हॉटस्पॉट नहीं है। यहाँ पे हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो हॉटस्पॉट हैं इनमें, उनके बारे में बात की जा रही है। ए आपका पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, बी आपका विंध्य पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट, सी बता रहा है यहाँ पे पूर्वी हिमालयी श्रृंखला और पश्चिमी घाट, डी है यहाँ पे शिवालिक श्रृंखला और पूर्वी घाट। तो इसमें आंसर क्या होगा? और आंसर आ चुका है, पलक सिंह बता रही हैं ए। पलक सिंह का ए आई थिंक। सपना सरोज बनारसी गर्ल सी आंसर। आदित्य चौधरी का आंसर बी। वर्मा का आंसर बुलबुल, अरे बुलबुल नहीं, आंसर बताना है। सपना सरोज आंसर सी, मिसनु पलक सिंह सब लोग बता रहे हैं बी आंसर। तो इसी के साथ मैं बता दूं, भारत में पाए जाने वाले 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। कितने? 4। ठीक है, 4 में कौन से? जहां पर पौधे हो गए, जानवर हो गए और जहां पर वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है। एक तो आपका हिमालय है। ठीक है, ये तो चलो मान लिया, एक आपका हिमालय है। हिमालय के अलावा दूसरा हो गया आपका क्या? पश्चिमी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट क्या है? आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। इसके अलावा भी है। अब इसके अलावा कौन सा है? जो इंडो बर्मा क्षेत्र है। इंडो बर्मा का जो अभी हमने भारत से बर्मा को अलग किया गया है ना, वहां पे भी आपकी पहाड़ियां हैं। तो इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। सुंदरलैंड की बात करें तो जो आपका इंडोनेशिया की तरफ में, इंडोनेशिया थाईलैंड वाले जो पार्ट हैं, यहाँ तक में जो भारत का जो जैसे अंडमान निकोबार हो गया, इसके आसपास की जो डाइवर्सिटी है, इसके आसपास की जो डाइवर्सिटी है वो भी आपके सुंदरलैंड के अंदर आती है। तो भारत में 4 आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हिमालय श्रृंखला के बारे में बात हो रही है और पश्चिमी घाट के बारे में बात हो रही है। तो आपका कौन सा होगा? जिनका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अब आया है वेस्टर्न, तो है पलक सिंह ने आंसर बता दिया सी, हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, बनारसी गर्ल, सी आंसर है बिल्कुल रेशमा, सी आंसर होगा। अब लोगों के सबके सही आंसर आ रहे हैं। इससे पहले ऑप्शन ए, बी और डी आ रहा था, लेकिन अब जो आया है वो बिल्कुल सही आ रहा है, सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, इसका संबंध किससे है, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। जैव विविधता के बारे में तथ्यों को बताती है, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं को बताती है, सी है आपका वृक्षारोपण से, और डी है आपका तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ओके, पलक सिंह का आंसर आ चुका है बी, तो विलुप्ति के संकट। बाकी मैं बता देता हूं, जो आपकी रेड डेटा बुक है, ठीक है, रेड डेटा बुक, इसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है। और इस रेड डेटा बुक के अंदर क्या होता है, जो जंतु हैं या वनस्पति है विलुप्त की कगार पर आने वाले हैं या उनके अंदर खतरा है, तो ऐसे यहाँ पर इनके लिए क्या बनाया जाता है, एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जो क्या है, जो आपका रेड डेटा बुक के नाम से जाना जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट बनाने वाला कौन है? डॉक्यूमेंट बनाने वाला है IUCN। IUCN क्या है? IUCN यहाँ पे ये क्या करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो नेचर को कंजर्व करने के लिए, नेचर को संरक्षित करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम क्या है? IUCN। तो आई से हो गया आपका इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, सी से हो गया कंजर्वेशन, एन से हो गया नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आंसर क्या हो जाएगा? वाईफाई स्लो चल रहा है, अरे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 किस देश का अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है? ये आपको आंसर अपने आप बताना है। इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे कमेंट में बता दूंगा कि क्या आंसर होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको अब बस कमेंट में बताना है। बाकी सर मैं हूं, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है। और बाकी इसको अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर आपको मिल जाएगा कहां पर? इसके कमेंट बॉक्स में। जैसे ही आपकी वीडियो खत्म होगी उसके बाद में मुझे लगेगा कि आप लोग कमेंट दे रहे हैं, आपके लिए होमवर्क है, उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे दूंगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके होमवर्क के लिए रखा है। भले ही आप करते नहीं है, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा अपना टीचिंग जो स्किल है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में दिया जाता है। आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरा काम जो है वो यही है कि आपको बताना है कि राज्यों का संघ जो शब्दावली है इसका प्रयोग किस देश में या किस देश का अनुसरण करते हुए भारत में लिया गया है, ये बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है क्लास आपको पसंद आई होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको करना जरूरी होता है। यहीं से आपको पता चलता है कि किस तरीके का लेवल पूछा जाता है, किस तरीके की लैंग्वेज पूछी जाती है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का तरीका क्या होता है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं। अब आपको करना क्या है, जितने भी साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं, क्लासेस आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है जो आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और इसी के साथ में फिर मिलते हैं रात की क्लास में 9 बजे। 9 बजे जो क्लास होती है वो आपकी साइंस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।